जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी विज्ञान का प्रैक्टिस सेट दूसरा हम करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग की कौन सी भाषा जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, कंप्यूटर समझता है? मशीनी भाषा की, फंक्शनल भाषा की, तार्किक प्रोसेसिंग की अज्ञानतक भाषा है, अज्ञानतक। तो इसमें मशीनी भाषा जो है इसको कंप्यूटर आसानी से समझता है। कंप्यूटर की मुख्य भाषा मशीनी भाषा होती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये खनिज धातु है जो ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट मुख्य रूप से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होता है? एलपीजी को हम रसोई गैस कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है इसमें कौन सी मुख्यतः इसमें उपस्थित होती है गैस? प्रोपेन है कि इथेन है कि ब्यूटेन है कि मेथेन है? तो एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है? ध्वनि का तारतम्य पूछा है। पुरुषों की ध्वनि, की शेर की दहाड़, की मच्छर की भिनभिनाहट है कि इनमें से कोई नहीं? तो तारतम्य की बात हो रही है। तारतम्य सबसे अधिक जो होता है इस ऑप्शन के अनुसार से मच्छर का भिनभिनाहट जो है इसकी तारतम्य सबसे अधिक होती है। और वैसे अगर पुरुषों में बात की जाए तो स्त्रियों की अपेक्षा तारतम्य कम होता है, शेर की दहाड़ में उससे भी कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? मतलब कौन से विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है, ये पूछा गया है। तो आँखों के लिए विटामिन कौन सा विटामिन होता है? ए। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल। और ए डी ई के ये चार विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये आँख के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है? चार गैसें दी हुई हैं, N2, NH3, CO2, HCl। तो जल में सबसे कम घुलनशील जो है वो N2 है। नाइट्रोजन गैस जल में सबसे कम घुलनशील है, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। CO2 को गर्म गैस कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। अगला प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होती है? अमोनिया क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो अमोनिया क्लोराइड अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं, उदासीन है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है, क्षारीय 7 से अधिक होता है, अम्लीय 7 से कम होता है। तो अमोनिया क्लोराइड का नेचर जो होता है वो अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। पेट्रोलियम ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है, खनिज तेल जिसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम के अंतर्गत कौन नहीं आता है? क्वेश्चन पूछा है, नहीं आता है। मिट्टी का तेल ये तो पेट्रोलियम ही है। नेफ्था जो है, मधुमक्खी मोम वैक्स जो है, पैराफिन मोम वैक्स जो है, तो मधुमक्खी मोम वैक्स जो होता है ये नेचुरल होता है, पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। नेफ्था ये पेट्रोलियम है, पेट्रोल इससे बनता है। मिट्टी तेल नेफ्था ये भी पौधे से होता है, लेकिन ये भी पेट्रोलियम इससे बनता है, ये डीजल प्लांट इसे कहते हैं नेफ्था को। और पैराफिन मोम जो होता है इससे भी पेट्रोलियम प्राप्त होता है, लेकिन मधुमक्खी मोम जो होता है इससे पेट्रोलियम नहीं प्राप्त होता। मिट्टी का तेल ये पेट्रोलियम उत्पाद है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीनो अम्ल मिलते हैं? अमीनो अम्ल किस में बनते हैं, मतलब किसकी यूनिट है अमीनो एसिड? स्टार्च की, कि वसा की, प्रोटीन की, कि तेल की? तो अमीनो एसिड मुख्य रूप से प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की यूनिट होती है अमीनो एसिड। और हमारे शरीर में अमीनो एसिड संख्या 20 होती है, इसमें से एसेंशियल 10 होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो ये प्रोटीन की यूनिट होती है अमीनो एसिड, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, रबर आसानी से घुल जाता है? रबर जो होता है आसानी से किस में घुल जाएगा? कार्बन डाइसल्फाइड में, कि पेट्रोल में, कि बेंजीन में, कि कीटोन में? तो रबर आसानी से इसमें बेंजीन में घुल जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। भारी जल का आणविक सूत्र पूछा है। भारी जल जो होता है D2O को कहते हैं।
DO नहीं, H2O एक सामान्य जल है, DO2 नहीं, D2O को भारी जल कहते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। D2O को भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेकिंग, खाना बनाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा। तो इसका NH4CO3 NaHCO3 कि Na2CO3 है कि NH4 है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो धावन सोडा होता है। अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण है क्षति। ऑक्सीकरण में किसकी क्षति होती है? इलेक्ट्रॉनों की कि परमाणुओं की कि प्रोटॉनों की, न्यूट्रॉनों की? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एथिल अल्कोहल का समावयवी है। एथिल अल्कोहल का समावयवी है। मेथिल अल्कोहल कि डाई एथिल ईथर के एसीटोन है कि डाई मेथिल ईथर? तो एथिल अल्कोहल जो होता है जिसे हम अल्कोहल कहते हैं तो डाई मेथिल ईथर का समावयवी है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए। वात्या भट्टी का प्रयोग निम्नलिखित के लिए होता है, अपचयन के लिए कि पॉलीमरीकरण के लिए कि संघनन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए? तो वात्या भट्टी का प्रयोग होता है अपचयन के लिए, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तंतु मतलब फाइबर। मानव निर्मित रेशा कौन सा है? ऊन ये प्राकृतिक है, रेशम प्राकृतिक है, कपास प्राकृतिक है, रेयान जो है ये कृत्रिम है, मानव निर्मित है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। ऊन ये प्रोटीन होता है, कपास और रेशम जो कपास प्रोटीन होता, वो कपास सेलोज होता है, रेशम प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न लिखना किसे मार्स गैस कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? तो आप लोगों को सबको पता है मार्स गैस जो है ये मेथेन को कहते हैं। ये आपको सूखे कुएं में से निकल सकती है और तालाबों, सूखे तालाबों से भी निकलती है मार्स गैस, मेथेन इसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर को, वोल्टमीटर को, प्रकाश वैद्युत सेल को कि ताप युग्म को? तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए ताप युग्म का प्रयोग होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। ताप युग्म का प्रयोग होता है। अगला है रेयान फाइबर का निर्माण होता है। रेयान फाइबर का पेट्रोलियम से है कि लुगदी से कि रसायन से है कि नेफ्था से है? रेयान फाइबर का निर्माण जो होता है वो लुगदी से होता है। कैसे होता है? लुगदी से होता है। ये कृत्रिम होता है लेकिन लुगदी सेलुलोज से ही बनता है, सेलुलोज ही होता है। रेयान फाइबर क्या होता है? सेलुलोज ही होता है, कृत्रिम रूप से बनता है, और लेकिन ये लुगदी से मतलब कागज़ की लुगदी आप समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से बनता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय, पैंक्रियाज जिसे कहते हैं, अवटु थायराइड है, पीयूषिका है कि फ्लीहा की? आप सब लोगों को पता है पीयूषिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है, मटर के दाने के समान होती है, इसी को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फ्लीहा जो होता है इसे स्प्लीन कहते हैं, ये आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं इसका कब्रिस्तान इसे कहते हैं। अवटु या थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है, लेकिन एंडोक्राइन या अंतःस्रावी में थायराइड होती है सबसे बड़ी। और पैंक्रियाज जो होता है, अग्नाशय को पैंक्रियाज कहते हैं, यह पाचन में सहायक होता है, एंजाइम स्रावित होता है, इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो पीयूषिका ग्रंथि होती है, जिसे पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इसे कहते हैं। मानव शरीर में कौन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तांबा, जिंक, आयोडीन की सीसा? मानव शरीर में प्रकृति रूप से कौन नहीं पाया जाता? तांबा, जिंक, आयोडीन तो होता है, इसमें सीसा जो होता है जिसे हम लेड कहते हैं, ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलने से रासायनिक यौगिक कौन सा? यौगिक उदाहरण पूछा, इसमें यौगिक कौन सा ये पूछा है, यौगिक कौन सा है? वायु ये तो मिश्रण है, ऑक्सीजन ये भी मिश्रण है, पारा जो होता है ये धातु है, सब तरल धातु इसे कहते हैं। अमोनिया जो होता है ये यौगिक का उदाहरण है, अमोनिया गैस जो होता है ये एक यौगिक का उदाहरण है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? मतलब बैक्टीरिया से कौन सा ऐसा रसायन प्राप्त होता है जो बैक्टीरिया को ही नष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रतिजन है कि प्रतिजैविक है कि रोग प्रतिकारक है कि रोधक है?
तो इसे हम जीवाणु जो प्राप्त होता है जीवाणु को मारने के लिए, इसे एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। प्रतिजैविक इसे कहते हैं, प्रतिजैविक होता है, एंटीबॉडी इसे कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन है। एंटीबॉडी ये वैक्सीन के रूप में इसे या दवा के रूप में इसे दिया जाता है, एंटीबॉडी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है? इन्फेक्शन को कौन सा विटामिन रोकता है? तो विटामिन ए है कि विटामिन बी है कि विटामिन सी है कि विटामिन डी है? तो संक्रमण इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन्स कहते हैं? तो विटामिन डी जो होता है इसे हार्मोन्स भी कहा जाता है, ये हार्मोन्स के रूप में, और ये हमारे लीवर में कुछ मात्रा में स्टोर भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? ग्वाइटर रोग किस तत्व की कमी से होता है? घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये हमें हरी सब्जियों से प्राप्त होता है और कुछ मात्रा में नमक से भी प्राप्त किया जा सकता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। यूपीपीसीएस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न है, मानव को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन चाहिए? मानव को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन चाहिए? इसमें 60 ग्राम है कि 80 मिलीग्राम है? 60 ग्राम है कि 80 मिलीग्राम है कि 100 ग्राम है कि 120 मिलीग्राम है? तो इस ऑप्शन के अनुसार बी ऑप्शन सही होगा। 80 मिलीग्राम प्रतिदिन हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अब आयोडीन जो है वो हरी सब्जियों से या फिर नमक से प्राप्त किया जा सकता है। नमक में जो ज़्यादा नहीं होता है, मुख्य रूप से हरी सब्जियां और सलाद से आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है और बच्चों में दिमाग की कमज़ोर हो जाता है। मस्तिष्क के लिए भी आयोडीन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? लोहे का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है? सेब में कि अंडा में कि दूध में कि हरी सब्जियों में? तो लोहा का तत्व सर्वाधिक हरी सब्जियों में होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। हरी सब्जियों में लौह तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए कहते हैं एनीमिया से बचने के लिए हरी सब्जियां खाना चाहिए। उत्तराखंड पीसीएस 2000 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा किसमें होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुर मात्रा किसमें होती है? यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया है। नारियल में कि मूंगफली में कि सोयाबीन में कि सूरजमुखी में? तो प्रोटीन और वसा दोनों हैं। नारियल ये मुख्य रूप से वसा के लिए है। सोयाबीन में वसा मुख्य रूप से होता है। मूंगफली ये भी इसमें वसा मुख्य रूप से होता है। और सूरजमुखी जो होता है इसमें वसा और प्रोटीन दोनों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सूरजमुखी के तेल में, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। और ये आज का आखिरी प्रश्न था। इसी प्रकार हम प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। आप चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।